Assalamu alaikum students. My name is Samra Abdul and it's BSCS fourth semester and BSIT second semester class, and it's the seventh lecture of linear algebra. These are the recommended books. ओके आज का टॉपिक है एवेल्यूएटिंग डिटर्मिनेंट्स बाय रो रिडक्शन. मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने का एक मेथड आपने लास्ट लेक्चर में सीखा. उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं और कैसे 3x3 या ऑनवर्ड हायर ऑर्डर के मैट्रिसेस का आप कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इस मेथड में ये एक नया मेथड है वैल्यूएटिंग डिटर्मिनेंट्स बाय रो रिडक्शन. अब रो रिडक्शन में क्या आप कर सकते हैं वो डिस्कस किया गया है यहाँ पर इस स्लाइड में. लेट ए बी एन एन बाय एन मैट्रिक्स if B is the matrix that results when a single row or single column of A is multiplied by a scalar k, then determinant of B is equal to k determinant of A. सिंपल वर्ड्स में इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को कि किसी रो या कॉलम को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो आपको वो साथ लिखना भी पड़ेगा. मतलब जैसे अगर आप कॉमन लेते हैं 3 तो आपको 3 साथ लिखना पड़ेगा. मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता ना. मैट्रिसेस में हम उसको इग्नोर कर देते हैं. किसी भी आप मैट्रिक्स में आप कहते हैं कि जी किसी भी रो के साथ या कॉलम के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप पूरे मैट्रिक्स को एक रो या एक कॉलम को आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते. लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा है. आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर के साथ. तो लेकिन वो नंबर आपको साथ लिखना भी पड़ेगा, मेंशन भी करना पड़ेगा, राइट. दूसरा पॉइंट ये है इफ़ बी इज़ द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट्स व्हेन 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए आर इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अगेन यहाँ पर भी डिफरेंस है मैट्रिक्स की रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में और डिटर्मिनेंट की रो रिडक्शन ऑपरेशंस में. ये डिफरेंस है कि मैट्रिक्स में आप किसी भी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी इफ़ेक्ट. लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, उसकी जगह चेंज करते हैं, तो आपको एक साथ माइनस भी लगाना पड़ेगा. यानी जितनी दफ़ा आप चेंज करेंगे उतनी दफ़ा एक माइनस का साइन साथ आएगा. थर्ड प्रॉपर्टी सेम है दोनों में. इफ़ बी इज़ द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट्स व्हेन अ मल्टीपल ऑफ वन रो ऑफ ए इज़ एडेड टू अनदर रो और व्हेन अ मल्टीपल ऑफ वन कॉलम इज़ एडेड टू अनदर कॉलम then determinant of B is equal to determinant of A. मैट्रिक्स में भी ये प्रॉपर्टी ऐसे ही है कि आप कोई कॉलम को या रो को मल्टीप्लाई करके किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से आप दूसरे कॉलम या रो में ऐड कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स भी में भी कोई चेंज नहीं आता और डिटर्मिनेंट में भी चेंज नहीं आता. लेकिन जो ऊपर वाली दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं इसमें कि अगर आप रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके साथ एक माइनस साइन आएगा. और अगर आप किसी रो या कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको साथ मेंशन भी करना पड़ेगा. यानी वो ये आगे मैथमेटिकली इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ये पहली प्रॉपर्टी मतलब आप फर्स्ट रो में के कॉमन है. अगर आप के वहाँ से निकालना चाहते हैं तो आपको के ऐसे साथ लिखना पड़ेगा. या अगर आप के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको साथ 1/k भी लिखना पड़ेगा. मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है. अच्छा, दूसरी जो है उसमें बताया गया है कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज किया तो साथ माइनस का साइन आया. इसी तरह आप रो रिडक्शन करते हुए अगर दोबारा चेंज करते हैं तो ये फिर माइनस का साइन एक और बाहर निकल आएगा और वो दोनों मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएंगे यानी प्लस हो जाएंगे. A multiple of the second row of A is added to the first row. Multiple of second row is added to the first row, लेकिन डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ये आपको इसके लिए कुछ भी साथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. ये क्वेश्चन है यूजिंग रो रिडक्शन टू वैल्यूएट अ डिटर्मिनेंट, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि क्यों रो रिडक्शन यूज़ करते हैं. इससे हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना कितना आसान हो जाता है.
इस क्वेश्चन से आपको समझ आएगी। एवेल्यूएट डिटर्मिनेंट ए वेयर ए इज़ इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्वेश्चन में सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने को कहा गया है, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रो रिडक्शन मेथड यूज़ किया है मैंने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू दिस, डिटर्मिनेंट की फॉर्म उसको लिख दिया। अब फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज किया तो साथ माइनस का साइन आया, और साथ मेंशन भी करते जाएं कि आप क्या कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। अब आपकी फ़र्स्ट रो बन गई 3 - 6 9 0 1 5 2 6 और 1, थर्ड रो आ गई। अब फर्स्ट रो में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, लेकिन 3 साथ लिखेंगे भी, ठीक है। 1 - 2 3 आपकी फ़र्स्ट रो बन गई। नेक्स्ट स्टेप आपने ये किया कि थर्ड रो में जो 2 है उसको आप ज़ीरो करना चाहते हैं। क्यों ज़ीरो करना चाहते हैं? डिटर्मिनेंट अगर आप निकाल रहे हैं और आपने ये प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की यूज़ कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, आप अपने डिटर्मिनेंट को लोअर ट्रायंगल फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका डिटर्मिनेंट जो है जस्ट वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको, कि आप अपने डिटर्मिनेंट को लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब आपको कोई कोफैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, सम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसका, और ये ऐसा क्यों है, आप कोफैक्टर्स वाले मेथड से कर लें तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये याद कर लें कि अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है, अगर ख़ुद वैसे आपको क्वेश्चन में भी ऐसे आ जाता है कि लो ट्रायंगुलर फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है आपका डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स है जिसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई फर्दर कैलकुलेशंस करने की ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है और वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। तो इसमें भी यही करना चाहते हैं, तो अब ऊपर है आपके पास फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, 1 है। सेकंड रो का 0 है। अब आप चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि जो थर्ड रो में 2 और 6 हैं ये भी ज़ीरो हो जाए। तो 2 और 6 को ज़ीरो करने के लिए पहले 2 पे फोकस करें। 2 को ज़ीरो करने के लिए फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से माइनस कर देंगे, ठीक है। -2 टाइम्स द फर्स्ट रो वॉज एडिड टू द थर्ड रो। उससे क्या हो जाएगा, हमारा 2 ज़ीरो हो जाएगा और बाकी एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 10 और -5, राइट। और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस 10 को भी हमने ज़ीरो करना है, और इस 10 को ज़ीरो करने के लिए हम सेकंड रो को यूज़ करेंगे, एंड -10 टाइम्स द सेकंड रो वाज एडेड टू द थर्ड रो, एंड नाउ द डिटर्मिनेंट इज़ इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, राइट। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया तो इसका मैट्रिक्स क्या, डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा इसके जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, और वो क्या है, 1 1 और -55। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -55। तो या आप -55 कॉमन ले लें, -55 थर्ड रो में से कॉमन लेंगे तो वो 7 आ जाएगा। तो -3 ऑलरेडी बाहर था, -55 ये लिख दिया, और डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अब 1 बन गई, और ये आपका आंसर आ गया 165। अच्छा, इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो इसका कि अगर आप कोई भी कॉमन ले रहे हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसको साथ भी लिखना है, क्योंकि इसमें इससे कोई जैसे मैट्रिक्स में हम कहते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ता है। तो आपने अगर किसी चीज़ कोई कॉमन लिया है या किसी से मल्टीप्लाई किया है तो आपको उसको साथ बाहर भी लिखना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी रो को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप बाहर 1/2 लिखें,
ताकि 2 से कैंसिल हो जाए और आपके डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। या अगर आप अंदर से कोई कॉमन ले रहे हैं तो आपको कॉमन बाहर लिखना पड़ेगा, और जब बाद में आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो उन नंबर्स को भी आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, उनको भूलना नहीं है, उनको भी साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप कोई रो या कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपने वो जो माइनस का साइन है आपके पास, उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना, उसको भी अपने साथ में कैलकुलेट करना है कि आपका आंसर क्या आता है, राइट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, ये तकरीबन आपकी जो है फॉर्म बन रही है अपर ट्रायंगुलर, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म, तकरीबन अभी पूरी नहीं है। 3 और 6 भी अगर ज़ीरो हो जाए तो हमारी ये फॉर्म हो जाएगी कौन सी, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। और फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का की प्रोडक्ट। तो इस 3 और 6 को ज़ीरो करने के लिए आप क्या करेंगे। The determinant could be computed as above by using elementary row operations to reduce A to the row echelon form, but we can put A in lower triangular form in one step by adding -3 times the first column to the fourth to obtain this। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था वो रो एचएलएन फॉर्म थी, लेकिन मैंने उसको रो एचएलएन नहीं कहा, क्योंकि आगे जब ये आना था तो आपने कंफ्यूज हो जाना था। तो आप जहन में ये रखें, रो एचेलन फॉर्म भी तो ट्रायंगुलर फॉर्म ही है ना उसकी, मैट्रिक्स की अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है। तो लेकिन डिटर्मिनेंट निकालते हुए रो एचेलन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी निकाल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाए। तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन में इजीली आप लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में निकाल सकते हैं, जस्ट आपने 3 और 6 को ज़ीरो करना है, और इसको ज़ीरो करने के लिए आपने फोर्थ कॉलम को फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर फोर्थ में से माइनस करना पड़ेगा। या आप आसान जो आपने जो ऑपरेशंस लिखने का सही तरीका वो ये है, -3 टाइम्स द फर्स्ट कॉलम टू द फोर्थ कॉलम, ऐड -3 टाइम्स द फर्स्ट कॉलम टू द फोर्थ कॉलम। और उससे क्या होगा, आपका ये जो 3 और 6 है वो ज़ीरो हो जाएंगे, और बाकी एलिमेंट्स पे फ़र्क ज़ीरो तो ज़ीरो ही आ जाएगा, और -5 जो है वो आपका -26 बन जाएगा। और क्या इससे आपके डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई माइनस साइन कुछ नहीं। ये तीसरा वाला ऑपरेशन है, इससे इसमें लिखा गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अब जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ आपके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट है, विच इज़ इक्वल टू 1 multiplied by 7 multiplied by 3 multiplied by -26, and the answer is -546। तो क्लियर। तो आपने बस ये जहन में रखना है कि आप जो आपने रो रिडक्शन फॉर्म है वो आपकी या तो ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाए, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर, और उससे आपका डिटर्मिनेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स रह जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसी मेथड से रिलेटेड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एवेल्यूएट डिटर्मिनेंट ए वेयर ए इज़ इक्वल टू, ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना अगर आप को फैक्टर्स वाले मेथड से करेंगे तो आपको पता ही होगा कि कितना लेंथी काम हो जाएगा। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप ज़रूर ये वाला मेथड यूज़ करें, रो रिडक्शन वाला, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो। जी, अब 3 5 -2 6 1 2 -1, कोई भी ज़ीरो इसमें फ़िलहाल नहीं है, आपने बनाने की कोशिश करनी है। तो अच्छा, अब इसमें जो है ना वन को यूज़ करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो अगर किसी रो में आपके पास 1 है तो आपने कोशिश करनी कि उसी को आप अपनी फ़र्स्ट रो बनाएं, और अगर नहीं भी बना रहे तो कम से कम उसी को आप यूज़ करें ना, क्योंकि 1 को यूज़ करना आसान होता है। तो अब 1 जो है वो सेकंड रो में हम उसको यूज़ करेंगे, और बाकी जो कॉलम में ज़ीरोज़ हैं उस वो 1 जहाँ पर मौजूद है उस कॉलम के ज़ीरोज़ बनाने के लिए हम उस 1 को यूज़ करेंगे। तो ऐड -3 टाइम्स सेकेंड रो टू द फर्स्ट रो, add -2 times
second row to the third row, add minus 3 times second row to the fourth row. क्यों? रीज़न आपको पता है, आपने इस कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करना है, या आपके ज़ीरो हो गया और बाकी रोज़ में जो चेंजेस आए वो आपने कर देने हैं साथ ही. कैलकुलेशन में मिस्टेक्स जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मेक श्योर आप ज़रा ध्यान से केयरफुली जो है आप कैलकुलेशंस करें. अब ये आपकी लो ट्रायंगुलर फॉर्म अभी नहीं बनी, एक वन हमारे पास अभी है. हाँ, इस वन को हम ऊपर ये वन मैं सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट नहीं कह रही, फोर्थ रो का जो सेकेंड एलिमेंट उसको कह रही हूँ. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने रो रिडक्शन से आप उसी लो ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ही जाएं और फिर ही कैलकुलेट कर सकते हैं. आप एक आध दफ़ा उसको रो रिडक्शन का कोई प्रॉपर्टीज़ लगाएं, अपने डिटर्मिनेंट को आसान बनाएं और बाद में आप कोफैक्टर्स वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं. या दूसरा मेथड ये है कि आप इसको और ज़्यादा इस पर प्रॉपर्टीज़ लगाएं और जो है इसको एचेलन फॉर्म में, रो एचेलन फॉर्म में या लो ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. तो ये क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप दोनों तरह से कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि एक मेथड को फॉलो करें तो पूरा क्वेश्चन उसी मेथड से एंड हो. दोनों मेथड मिक्स करके भी यूज़ किए जा सकते हैं. तो अब ये आपका फर्स्ट कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू अगर आप अपना डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. बाकी तो एलिमेंट ज़ीरो है, तो सिर्फ एक वन है. उस वन को हम क्या करेंगे, उस पर उसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस वन की पार्ट 2 + 1 3, यानी माइनस आएगा. माइनस साथ आ गया, वन आएगा जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम काट दें, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपने लिख दिया. अब ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स. आप इसका डिटर्मिनेंट कोफैक्टर्स वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं और अगेन आप इस पर रो रिडक्शन भी कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अगर आप 4/4 मैट्रिक्स को डील कर रहे थे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ रही थी. आपका एक जो पहला कॉलम है उसमें सिर्फ एक वन रह गया, बाकी ज़ीरो हो गए. तो बेहतर ये था कि आप उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले आएँ ताकि अब आपके पास 3/3 का जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको डील करना आपके लिए आसान होगा एज़ कम्पेयर टू 4/4 को डील करना. लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें, सिर्फ आपका मेथड सही होना चाहिए, कैलकुलेशंस आपकी सही होनी चाहिए. अदरवाइज़ आपको जैसे आसान लगता है आप वैसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. डिफरेंट क्वेश्चन करवाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आपको सारे मेथड्स की नोहा हो जाए कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बाकी आपने क्वेश्चन की तरह को देख के आपने अपना मेथड चूज़ करना है अनटिल अनलेस कि आपको ये कहा ना जाए कि आपने इसी मेथड से सॉल्व करें. क्लियर? तो अब ये एक 3/3 का और डिटर्मिनेंट है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर जो है इसको अगेन कर दिया, वी एडेड द फर्स्ट रो टू द थर्ड रो ताकि इस कॉलम में ज़ीरोज़ आ जाएं, एक सिर्फ -1 रह जाए. और फिर आपने कोफैक्टर वाला मेथड यूज़ किया, -1 और आगे आपके पास एक 2/2 का आ गया जिसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है. 9 - 3 3 9 - 27 विच इज़ इक्वल टू -18. अब 3 माइनस साइन है, इसका मतलब -18 आपका फाइनली आंसर आ गया. क्लियर? Basic properties of determinant. Suppose that A and B are n by n matrices and K is n is a scalar. Determinant of K A is equal to K n determinant of A. यानी एक मैट्रिक्स को आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे मैट्रिक्स को K स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा ना. तो अगर n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जब आप उसमें से K बाहर निकालेंगे तो n K बाहर निकलेंगे. ठीक है, यानी अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपने उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब आप डिटर्मिनेंट निकालने लगेंगे तो आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके 3 2 कॉमन आएंगे. हर रो में से एक 2 कॉमन या हर कॉलम में से एक 2 कॉमन. तो 2 की पावर 2 क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई होगा सिंपल वाले डिटर्मिनेंट से. तो ये जो पहला आपका रूल था
रो रिडक्शन का उससे रिलेटेड ही है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे आपको वेरीफाई करने के लिए आ सकती है, या आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछी जा सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यानी अगर दो प्रोडक्ट है दो मैट्रिसेस की, तो उसका डिटर्मिनेंट और उनके डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट सेम होगी। लेकिन प्लस में ऐसा नहीं है, ठीक है। जी, सिंस द फर्स्ट एंड थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को ज़रा ध्यान से देखें। देखा, फर्स्ट रो और सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड रो, आप इसमें कोई है रिलेशन? अगर हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो थर्ड रो बन जाएगी। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर उसके दो रोज़ या दो कॉलम्स सेम हों तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। आपको फिर कैलकुलेशन करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट वो कहना है कि दो रोज़ या दो कॉलम सेम है, आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऐसा कर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल, ज़्यादातर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरी थर्ड रो बन जाएगी। तो मैं ये प्रोपोर्शनल है ना दोनों रोज़ आपस में, तो अगर दो रोज़ प्रोपोर्शनल हो तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, या आप किसी से मल्टीप्लाई सेम हो दो रोज़ या दो कॉलम्स तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर ए इज़ इन्वर्टिबल तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होता है, अगर डिटर्मिनेंट उसका एग्जिस्ट करता है तो। डेफिनेशन, if A is any n by n matrix and Cij is the cofactors of Aij's, then the matrix, ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। यानी कोई मैट्रिक्स था, आपने उसके सारे कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स निकालना आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में। अब ये कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है C11 C12 सोन एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, is called the matrix of cofactors from A. The transpose of this matrix is called the adjoint of A and is denoted by adjoint of A. 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स या 3 से ज़्यादा हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसका, adjoint of A is equal to transpose of the matrix of cofactors. अब आप सोच रहे होंगे कि इतना मुश्किल, जी इतना ही मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये फाइंड आउट करना। हाँ लेंथी ज़रूर है, ये बात मैं मानती हूँ। जितना 2/2 का एडजॉइंट निकालना आसान है ना 3/3 का, उतना ही लेंथी है। आसान ये भी है लेकिन लेंथी है, क्योंकि 3 अगर ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो आपको 9 को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर आपको उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा इन्वर्स निकालने के लिए। क्योंकि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन आपने पहले भी की, मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी जो एडजॉइंट है ये डिपेंड करता है कि आपका मैट्रिक्स कैसा है, 2/2 का है तो एडजॉइंट आपने उस मेथड से फाइंड आउट कर लेना है, और अगर हायर ऑर्डर का है यानी 2 से ज़्यादा बड़ा है ऑर्डर, तो फिर आपने कोफैक्टर्स वाले मेथड से फाइंड करना है। लेट ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स ऑफ ए।
तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको उसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आप इसका इन्वर्स निकालने के काबिल होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपके पास है 3/3 का। तो कैलकुलेशंस यहाँ पर कम है, लेकिन क्योंकि कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप खुद भी ये निकाल सकते हैं। मैं रिवाइज़ भी करवा देती हूँ। तो C11 क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है? C11 का मतलब ये है -1 की पावर 1 + 1, ये जो 1 1 होता है, और 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट के जो बाकी बचता है उसका डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट के जो बाकी आपके एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट। तो वो क्या एलिमेंट है? 6 3 -4 और 0। तो ये 0 + 12 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ये देख लें, C11 12 है। इसी तरह इसी प्रोसीजर से आपने ये 9 के 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर इनका मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप लास्ट लेक्चर कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने की प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो ये मैट्रिक्स कोफैक्टर्स आपने निकाले और कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखा, और जब आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बना। क्लियर? ये तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, लेकिन इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको कोफैक्टर्स वाला फार्मूला भी करवाया था, और वो फार्मूला क्या था कि आप कोई रो, जैसे मैं फ़र्स्ट रो सेलेक्ट करती हूँ, तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, तो यानी एलिमेंट्स को और उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो मैं अब नेक्स्ट में स्लाइड में आपका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, लेकिन कैलकुलेशंस में आपको बताती हूँ। 12 3 सा क्या आता है? 36 प्लस 6 2 सा 12, -16 और 1 16 हो गया, तो आपका आंसर है 36 + 12 + 16, और वो किसके इक्वल होता है? 64 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 64 आ गया। कोफैक्टर्स जब आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यही फार्मूला यूज़ करें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपके लिए कोफैक्टर्स वाला जो फार्मूला है, एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट की, वो यूज़ करनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और ए इन्वर्स आपने इस तरह से जो एडजॉइंट है और उसको इकट्ठा लिखा और फिर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, जो भी आपका डिटर्मिनेंट होगा। आसान है, आई थिंक सो। आपने पहले नहीं, आपने तो वहाँ की आपने एफएससी की है तो की है, लेकिन क्योंकि जो लीनियर अलजेब्रा आपका जो आगे फर्दर टॉपिक आ रहा है उसमें भी मैट्रिसेस से रिलेटेड होगा, तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए मैं ये आपको करवा रही हूँ। और वैसे भी आप लोग तो भूल ही जाते हैं ना, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। टीचर्स का काम होता है ना भूलना, पिछला काम। स्टूडेंट्स के पास तो एक्सक्यूजेस होते हैं ना कि वो अब कहाँ याद है हमें। तो चलें जी, नहीं याद तो अब कर लें। आप प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। वो कहते हैं ना, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठना है, बोर होना है, तो पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप पढ़ें जी। एक और एग्जांपल है, compute adjoint of A. We first compute the cofactors of A we have. ये cofactors लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसका प्रोसीजर, इसमें मैंने निकाले हैं कोफैक्टर्स भी, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। टाइम मेरे पास थोड़ा रह गया और मैंने भी ग्रामर्स रूल भी करवाना है। ठीक है, ये स्लाइड आपके सामने सेम वही मेथड है, जॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A11 निकाला, यहाँ पर C11 की जगह A11 लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, कोफैक्टर्स ही हैं ये।
ठीक है। ये मैं एक्चुअली डिफरेंट बुक्स जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं ना, उन सबको कंसल्ट करती हूँ, और अगर किसी में कोई चीज़ ऐसी हो डिफरेंट हो तो वो भी मैं आपके लेक्चर्स में ऐड करती हूँ, ताकि आपकी सारी जो है वो गो थ्रू हो जाए आप ईच एंड एवरीथिंग जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये C11 लिखें या A11 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये को फैक्टर्स हैं और को फैक्टर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो सेम ही है हर एक जगह पे। तो इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसका बाद में। दे देखें ए इन्वर्स भी फाइंड आउट किया। ये स्लाइड ज़रूर चेक कीजिएगा, कैलकुलेशंस बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैट्रिक्स लिखें, ख़ुद कैलकुलेट करें और फिर अपने आंसर्स को टैली करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक और चीज़ जो मैट्रिसेस करवाते हुए ज़रूर करवानी चाहिए वो है क्रैमर्स रूल। तो ये आसान सा है, मैंने कहा इसको भी करवा दूँ, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ते हम लोग। तो यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस को, इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्रैमर्स रूल यूज़ करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ए इन्वर्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स ये डिस्कस किया था आई थिंक सो लास्ट लेक्चर में, हाँ जी। तो आप इसको, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप इसको ए एक्स इज़ इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, और उसके लिए ए इन्वर्स आपने जो पहले मेथड किया उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वो इन्वर्स को ये बी जो आपका कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं राइट साइड की, उनका जो कॉलम मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर्स होंगे वो आपके वेरिएबल्स के आंसर होंगे। और उसके अलावा ये आसान रूल है, ये भी आप देख लें, यूजिंग क्रैमर्स रूल से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन गया ए, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है ठीक है, 1 x2 नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, 2, और ये आप देख लें। उसके बाद A1 क्या है, A1 है कि आपने फर्स्ट कॉलम की जगह ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं इसके मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देना है, सॉरी इसका कॉलम को यहाँ पे लिख देना है। फर्स्ट कॉलम की जगह कांस्टेंट वाला कॉलम आ जाएगा A1, A2 सेकंड कॉलम की जगह वो आ जाएगा, A3 थर्ड कॉलम की जगह वो आ जाएगा। जस्ट आपने कॉलम्स को रिप्लेस करना है बी के साथ, बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स कौन सा होता है, राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स वैल्यूज़ हैं उनका मैट्रिक्स। तो ये आपके पास A1, A2, A3 आ गए। अब आपने कैलकुलेट क्या करनी है, x1 की वैल्यू, x2 और x3 की। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, x1 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, x2 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी एक्चुअली जब आप क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने 4 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। ये मैट्रिसेस बनाए, इन चारों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना इट्स अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, लेकिन आपने वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने हैं और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके आपने x1, x2, x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, ये क्रैमर्स रूल भी हो गया। अब आपका मैट्रिसेस से जो रिलेटेड है, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, क्रैमर्स रूल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, सारा कुछ अब सिर्फ आपने प्रैक्टिस, मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ करवा दिया है, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर्स ध्यान से लें, प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा बुक्स हैं आपके पास, उनमें से कोई एक बुक डाउनलोड करें, उससे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में वेक्टर स्पेस हम लोग शुरू करेंगे। तो ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।